नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपकी उन कानूनी उलझनों को सुलझाने का एक ज़रिया है जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कई बार कानूनी मदद लेने में आम आदमी हिचकिचाता है, थोड़ा डरता है, जबकि कानून उसी की आसानी के लिए बनाया गया है। तो बस इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम वकील साहब हमारे साथ मौजूद रहते हैं, एक ख़ास मेहमान एडवोकेट जो कि आपकी कानूनी उलझनों का यहाँ पर मशवरा देते हैं। हमारे वकील साहब से मशवरा करने के बाद आप अपने वकील से लोकल यानी मकामी तौर पर ज़रूर रब्ता करें और उसके बाद ही अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। यहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें ज़रूर कॉल करिए और जो भी आपका सवाल है वो अगर आप पहले से एक फ्रेम कर लेंगे, पहले से सोच लीजिए कि आपको क्या पूछना है, मुख्तसर पूछिए और अपनी आवाज़ भी आप बहुत क्लियर रखिए। टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बिल्कुल बंद रखिए। बाद में आप ज़रूर अपना सवाल हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, तो फिर आपको ही आपका जवाब सुनने में आसानी होगी। तो नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम वकील साहब की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ, इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जाने पहचाने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ख़ास वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम में हम आपको कुछ ख़ास मालूमात भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको जो जानकारी देंगे वो हम अपने वकील साहब से हासिल करेंगे ज़मानत यानी बेल के ताल्लुक़ से। हम मोटे तौर पर जानेंगे, आम आदमी के लिए हम जानेंगे कि ज़मानत यानी बेल आखिर कहते किसे हैं और किन किन अहम मामलों में ये ली जा सकती है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आपके कॉल्स का भी हमें लगातार इंतज़ार है, आप कुछ पूछना चाहें तो हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। तो वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, बेल या ज़मानत जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र हम सुन रहे हैं, ख़ास तौर से आज के तनाजुर में हम बहुत ज़्यादा ये जुमला जो है ये सुन रहे हैं, तो किसे कहते हैं और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किन अहम मामलों में ये कारगर साबित होती है। बेल, जैसे कि आपने कहा, बेल जो है ये कोर्ट से मिलने वाली या जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनके केस में पुलिस से ही मिलने वाली टेम्परेरी रिलीज को कहते हैं। और साथ ही साथ ये उस अमाउंट को भी कहते हैं कि जो हम पुलिस को या कोर्ट में जमा करते हैं बेल के लिए। तो बेल तो एक आम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो क्योंकि बेल रिलीज को भी कहते हैं और बेल उस अमाउंट को भी कहते हैं जो हम जमा कर रहे हैं। और बेल लेने के लिए तो हम बेल देते हैं और बेल लेते भी हैं इस तरीके से। तो ये हमने ये अमाउंट जमा किया पुलिस के पास बेलेबल ऑफेंसेस में, तो ये अमाउंट एक तरह से श्योरिटी होती है कि हम अपीयर अगर ना करें कोर्ट में जिस भी दिन डेट फिक्स है ट्रायल के दौरान, तो ये अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगा। और इसीलिए कभी कभी कुछ केसेस में देखा जाता है कि लोग कोर्ट्स ये भी कहते हैं कि आप श्योरिटी लेके आइए, कि वो ये कहे कि अगर आपके पास से हमें ये अमाउंट ना मिल पाए तो हम उस इंसान से ये अमाउंट वसूलेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे हम यही समझ सकते हैं कि बेल इसी को कहते हैं, एक टेम्परेरी रिलीज और दूसरा वो जो हम टेम्परेरी रिलीज के लिए देते हैं जी। तो मेनली यही है जी। और आपसे वकील साहब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास मामले हैं जिनको कंसिडर किया जाता है बेल के लिए? ज्यादातर तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फेमस जज हुए वी.आर. कृष्ण अय्यर साहब। तो जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 1977 में एक जजमेंट पास किया था स्टेट ऑफ राजस्थान के बालचंद का। उसमें उन्होंने पहली बार ये चीज ले डाउन किया कि जनरल रूल जो है वो हमारे लीगल सिस्टम का वो है बेल नॉट जेल। तो ज्यादातर मामलों में हम यही फॉलो करते हैं या हमें करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेल दे दें और जेल में ना रखें। इससे क्या है कि बेल सिर्फ कोई बेल जो है वो किसी की रिहाई कोई किसी को बाइज्जत बरी नहीं किया जा रहा है। बेल सिर्फ इसलिए है कि आप
ट्रायल में आइए, आपका हम प्रेजेंस, अगर हमें भरोसा है कि आप ट्रायल में आएंगे डेट्स पे, आप उसको आप भागेंगे नहीं, या आप एविडेंस को टैंपर नहीं करेंगे, या आप विटनेसेस जो है आपके केस में गवाह हैं, आप उनको जाके धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं, तो ऐसे केसेस में बेल जनरली कोर्ट देता है। और हमारा लीगल सिस्टम भी यही है, जैसा हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज को ले डाउन किया है कि जनरल रूल जो है आमतौर पे वो है बेल नॉट जेल। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने इस वक्त हमारे तमाम नाज़रीन, तमाम व्यूअर्स को दी है। और सबसे अहम बात यह है कि हमें ये बहुत बारीक फ़र्क भी महसूस करना पड़ेगा कि समाज की बेहतरी के लिए ही ये तमाम तर चीज़ें जो है कानून ने एक आम शहरी को दी हैं। चलिए अब हम अपनी कॉल का सिलसिला भी शुरू करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हेलो, हम कलकत्ते से बोल रहे हैं जी। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। इमामुद्दीन। जी इमाम साहब, सवाल करिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। मुझे मोदी साहब ने कानून बना दिया है। हेलो जी। जैसे पार्लियामेंट में कानून बन रहा है कि एक आदमी 3 तलाक नहीं दे सकता। अब अगर मियां बीवी अलग होना चाहे, जैसे लड़की चाहे लड़का चाहे, तो फिर वो कैसे अलग होंगे? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कुछ कानूनी जानकारी आपको चाहिए, अगर कुछ कानूनी मसले में आप फंसे हुए हैं, उसके लिए हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म है और आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और लगातार हम अपने वकील साहब से भी कुछ अहम जानकारियां हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने जो हम कानूनी जानकारी हासिल कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई मामलात में ये भी देखा जाता है कि बेल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ फ़ाइन का ही प्रोविज़न भी होता है। इसके ताल्लुक से आप जानकारी दीजिए। वकील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम अपने वकील साहब से बात करने आपकी आवाज़ आ रही है? जी वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लेकिन हमें हिना जी की आवाज़ नहीं आ रही है, जो प्रोग्राम चल रहा था जी उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब ख़ास तौर पर आपके लिए वो आ है, रही थी, अचानक से आवाज़ बंद हो गई। जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आपको अगर कोई कानूनी मदद चाहिए, कोई मशवरा आपको चाहिए, आपका कोई मसला ऐसा है जिसमें आप पशुपेश का शिकार हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर सलाह मशवरे के बाद आप अपने वकील से भी रब्ता करिए और उसके बाद अपने कानूनी जो मामले हैं उनको आप आगे उसमें पेशरफ्त कर सकते हैं। यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम अहम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कानूनी मसलों के बारे में यहाँ आप राय मशवरा हासिल कर सकते हैं। तो लगातार कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो जी सर। हेलो हेलो सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। सवाल है मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद भट्ट जी। हमारे पास जमीन 150 साल के कब्जे में है जी। और आज वो जमीन वाला आ रहा है, मुझे जमीन छोड़ दो। ये मेरा सवाल है सर। आपने कहाँ से कॉल किया है?
कश्मीर से, कश्मीर से। जी, हमारे वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, उनके सवाल का भी आप जवाब दीजिए। जी वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानकारी? आपने बताया कि आपकी जमीन करीब 1.5-2 साल से दूसरे ने कब्जा कर रखा है। नहीं 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 नहीं, हमारे पास वो कब्जे में, वो छोड़ के चला गया है वो। तो आपने किसी और की जमीन कब्जा कर रखा है? हाँ हाँ, वो 150 साल का है, 150 साल कब्जा का है। 150 साल का कब्जा है आपका? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, तो 150 साल का मतलब ये है कि अब उसके वारिस जो है वो आके आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपको ये जमीन छोड़नी आप पड़ेगी। ये जमीन छोड़िए। अच्छा अच्छा, तो आपने आज तक कोई क्या डिक्लेरेशन वगैरह कराया क्या कोर्ट से अपने ना ना ना, मालिक हमने डिक्लेयर कुछ कराया? नहीं किया। ये कागजों में हमारे नाम है, वो जमीन कागजों में हमारा कब्जा है, उसमें जमीन, उसका हाँ, नाम तो गैर काबिज है। कागज से आपका, देखिए कागज से आपका मालिकाना हक नहीं बनता। कागज में लिख देने से वो सिर्फ इतना पता चलता है कि लगान कौन देगा, जो प्रॉपर्टी पे या हाँ, टैक्स जो भरना है वो कौन लगान तो देगा। हम ही देते, लगान तो हम ही देते हैं। हाँ, तो वो कागज पे लिखने से सिर्फ इतना पता चलता है कि टैक्स कौन भरेगा, प्रॉपर्टी का लगान कौन देगा। अब हम आपसे जो लगा ये कह रहे हैं, आपको अब हाँ जरूरत है एक, हाँ आपको जरूरत है डिक्लेरेशन हाँ के लिए, अपने को मालिक डिक्लेयर करने के लिए एक सूट हाँ फाइल करें। हाँ अपने जो जो भी आपके सिविल कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट हैं, आप हाँ, उसके लिए अपने वकील साहब से मशवरा करें। तो स्पेसिफिक ठीक। रिलीफ एक्ट में हाँ डिक्लेरेटरी पास करने का प्रोविजन है, तो आप उसमें जाएं और उसमें डिक्लेरेशन अपने नाम का करा लें कि आप मालिक हैं और आप 150 साल हाँ में इसमें कब्जे में हैं और आप हाँ, मालिक बन चुके हैं इस प्रॉपर्टी के बाई एडवर्स पोजीशन। इसको बोलते हैं ठीक है, एडवर्स पोजीशन। ठीक ठीक। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और वकील साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में हमारे जो कॉलर हैं उनकी मुश्किल का कानूनी हल दिया है। इसी तरह से आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं और वकील साहब से हम ज़रूरी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस बीच हम वकील साहब से भी ज़रूरी मालूमात हासिल कर रहे हैं, कानूनी मालूमात। वकील साहब, हमने आपसे ये जानना चाहा है कि कई मामलात में ये भी देखने में आता है कि बेल की ज़रूरत नहीं होती है, अगर सिर्फ कुछ फ़ाइन दे दिया जाए तो भी इसका क्या कुछ प्रोविज़न है, इसके बारे में आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। जी, देखिए कई तो ये ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि ऑफेंस कौन सा लगा है। जी कुछ ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल होते हैं, हम्म, कुछ ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं। जी अब ये पता कैसे चलता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? बिल्कुल। असल में जो सीआरपीसी की किताब है, जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जी उसी में एक शेड्यूल दिया हुआ है लास्ट में। तो उस शेड्यूल में ये लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है सारा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। जी उसी में ये भी लिखा है कि कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट में जाएगा। हम्म तो जो ऑफेंसेस बेलेबल हैं हम्म उसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कोई ले सकता है, उसमें बेल किसी का हक है हम्म लेना, तो वो पुलिस ही दे सकती है। वो पुलिस के पास ही जो भी सिक्योरिटी मनी होती है, जिसको भी बेल कहते हैं, तो वो जमा करा के बेल अमाउंट वो बेल पे छूट सकता है। हम्म और उन केसेस में, दूसरा उन केसेस जो है जो नॉन बेलेबल हैं, हम्म उन केसेस में फिर उसे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिल सकता है, एक हक नहीं है उसका बेल। तो उस उन केसेस में बेल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है। हम्म तो फिर वो अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में, या वहां पे अगर वहां से ना मिले तो वो अपील में जाए सेशंस कोर्ट में, या उसके बाद हाई कोर्ट में भी जाने का प्रोविजन है। तो आप इस तरह से आपको कोर्ट से ही जाके बेल लेना पड़ता है। जी तो ये वकील तो वो साहब। ऑफेंसेस हुए असल में जिसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की, मतलब जो है जेल जाने की सजा दी गई है। जी कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस होते हैं जी जिसमें जो है जेल जाने की सजा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फाइन की का प्रोविजन है। जी तो उन ऑफेंसेस में जिसमें सिर्फ फाइन की बात है, तो आप उसमें फाइन ही सिर्फ जमा करके आप छूट छूट सकते हैं और आपको कोई भी जेल जाने की जरूरत नहीं है। पर आमतौर पे होता क्या है इंडिया जी में, जानकारी की कमी की वजह से बिल्कुल। लोग वो फाइन ही नहीं भर पाते, या उन्हें हम्म जानकारी नहीं होती कि उन्हें किस तरह से क्या करना है। हम्म तो वो फाइन के प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि अगर आपने फाइन नहीं जमा किया तो फाइन ना जमा करने की वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा। तो लोग फाइन ना जमा कर पाने की वजह से लोग जेल चले जाते हैं। तो यहाँ तक सीआरपीसी में प्रोविजन है कि अगर किसी 50 रुपए तक का फाइन है किसी ऑफेंस पे, तो जी उसको 2 महीने जेल जाना पड़ेगा अगर वो उसने वो फाइन नहीं भरा।
अगर 51 रुपीज से लेके 100 रुपए तक का फाइन है तो उसको 4 महीने तक के लिए जेल जाना पड़ेगा, और अगर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन है वो उसने नहीं भरा तो उसको 6 महीने तक जेल जाना पड़ सकता है। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को कम जानकारी की वजह से या प्रॉपर उन्हें लीगल हेल्प ना मिल पाए, वो उसकी वजह से ये 150 रुपए के लिए जेल में पड़े रहते हैं। जी वकील साहब, आपने बहुत ही अहम बात यहाँ पर हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँचाई है, और इसीलिए हमारा यह ख़ास प्रोग्राम है वकील साहब, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है ताकि जो एक आम शहरी है उसको कम से कम कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके, उसको पता चल सके कि कानून उसकी मदद के लिए है। डरना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने कानून कहीं ना कहीं तोड़ा है, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं कि आप अपना इतना कीमती वक्त जो है वो हमारे तमाम नाज़रीन तक देते हैं। और नाज़रीन, आपसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए। पेटे से बोल रहे हैं, मोहम्मद इनाम करीम जी, सवाल करिए। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक टेनेंट हूँ, चाह रहा हूँ कि इस फ्लैट को हम लड़की के नाम में वसीयत कर दें। जी वकील साहब, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। वकील साहब, आपको इनका सवाल जो है वो समझ में आया? ये टेनेंट है, ये अपने जो टेनेंसी वाला जो इनका फ्लैट है वो अपने लड़की के नाम पे वसीयत करना चाहते हैं ना? जी 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 हाँ, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। जी। आप इसमें कोई मालिकाना हक तो आपका है नहीं, तो आप मालिकाना हक तो नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन आपकी पजेसरी टाइटल है, मतलब उस पे रहने का आपका राइट है। तो आप अपना पजेसरी टाइटल जो है उसको पजेस करने का, उसमें रहने का जो आपका हक है वो आप अपने बेटी को दे सकते हैं। जी, आप बहुत मालिकाना हक शुक्रिया, तो नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद करके आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम है बल्किस अख्तर है। मैं 2 बार अपने से फोन करी, बराबर नहीं आया, बोल के दे सकती है। जी, आज आप अपना सवाल कर सकती हैं। मेरा एक सवाल है, मेरी एक बेटी है और उसको 2 बच्चे हैं। दामाद नहीं है, गुजर गई। अब वो मेरे बाद में वो घर रजिस्टर कर देवघर को जो बोलते हैं, क्योंकि दूसरे कौन से भी आपको मेरे पास से खींच देगी क्या है कि मैं वो बच्ची को आपस की बेटी पालने से मेरे बच्चे नहीं। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है मैम, एक बार फिर से आप कॉल जो है वो ट्राई करिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आई है, सिर्फ ये समझ में आया कि आपकी एक बेटी है, उनके 2 बच्चे हैं। आप एक बार फिर से हमें करिए। तो बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, लगातार हम यही आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी आप जब भी कॉल करें तो कम से कम उसमें आपकी आवाज़ हम तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपके ही मसले का हल जो है वो आपको मिल सके। वकील साहब, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम नाज़रीन से, और यहाँ पर हम एक बार फिर से आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर साल साल मामले चलते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं तालीम की कमी है, बेदारी की कमी है कि जब कानून मौजूद है तो क्यों ना एक कानूनी पेपर कानूनी तौर पर बना लिया जाए, उसमें फिर इतना टाइम क्यों लिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इस पे तो रूट लेवल से ही वर्क करने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, इस तरह के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा आउटरीच करें और लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस डेवलप करें, और उनको जगह जगह जहां उनको जरूरत है तो लीगल एड भी प्रोवाइड करें। अभी बहुत रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे जस्टिसेस का ने एक सेमिनार में भी यही बात कही कि हमारे देश में लीगल एड को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को सही लीगल मदद जो है वो मिल सके और लीगल अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप किया जा सके, ताकि इस तरह के सिचुएशंस जिनकी वजह से तमाम केसेस कोर्टों में भरे पड़े हैं, बस इसलिए कि कोई आदमी ने समय पे अपना कोई पेपर नहीं बनवाया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया या कोई और चीज में चूक की, तो उसकी वजह से जो सालों साल केसेस कोर्ट में लगते चले जा रहे हैं वो ना हो।
और उसके जो काम है वो लीगल और कानूनी तौर पे समय रहते ही वो आराम से कर सके, ताकि उसे बाद में फिर डिस्प्यूट में किसी न उलझना पड़े। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अहम मालूमात हमारे तमाम नाज़रीन तक दी है। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, सवाल करिए सर। शेख मुन्ना हैदराबाद, तेलंगाना। सवाल करिए। सवाल हमारा ये है कि 2 मकान थे, हमारे वालिद 2 भाई को दे दिए, गिफ्ट रजिस्ट्री करके दे दिए। अब वो लोग दोनों भी बेच रहे मकान। बेचने के बाद बहना भी है, बहनों को भी हिस्सा नहीं देते, बोल रहे हमको वालिद साहब दे दिए, अब हम किसी को हिस्सा उसमें देते नहीं है, तो बता रहे थे क्या करना चाहिए। कितने भाई बहन हैं आप? हम 9 है। 9 भाई बहन हैं? 6 भाई। 9 भाई बहन 3 बहनें हैं, 6 भाई। 6 भाई 3 बहन। 2 भाइयों को सिर्फ हिस्सा मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है? अब बाकी किसी को नहीं मिला। आपके वालिद साहब के इंतकाल हो गया उनका, वालिद साहब का देने का। अच्छा, हमारे वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप उनके सवाल का भी जवाब दीजिए। जी वकील साहब, ये 9 भाइयों को हिस्सा वसीयत से दिया है क्या? हाँ हाँ, हमारे वालिद साहब 2 भाई की 2 मकान दे दिए वकील साहब, और रजिस्ट्रेशन गिफ्ट करके दिए। वसीयत तो दिया है? वसीयत नहीं, रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके गिफ्ट करके दिए हम। तो मतलब क्या उन्होंने उनके नाम पे अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करा था? अब ये वो उनके 2 मकान पे 2 भाई ओनर हो गए, और ओनर होने की वजह से एक भाई का इंतकाल हो गया, वो अभी दुनिया में नहीं है, तो वो भाई भी घर बेच दे रहे उनके घर वाले। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपके वालिद साहब ने कोई वसीयत बनाई है, कोई कागज जो है बाकायदा तौर पर लिखा था? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके ये लोग को करके दिए। अच्छा, सिर्फ इन दोनों भाइयों के नाम रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया? हाँ, कर दिए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। कितने साल पहले की ये बात है? ये देखो 4 साल हो गया। 4 साल के बाद अब आप इस मामले में कुछ कार्रवाई चाहते हैं? अब उनका क्या है, तो वो लोग आप बेचना चाह रहे, तो उसके लिए बहना अपना हिस्सा मांग रहे, उसमें वो लोग नहीं देते बोलते। जी वकील साहब, वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 भाइयों के नाम कर दिया था और बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। अब जो बाकी इनके भाई बहन हैं वो इसमें कुछ हिस्सा चाहते हैं, तो क्या अब ये पॉसिबल है? अब इनको ये देखना पड़ेगा, इनको सिविल कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। वैसे इन्होंने कई साल बिता दिए हैं, तो इनका डिलेड है, पर ये जाके देख सकते हैं कि इनको अपने वकील साहब से तो इसके में सलाह करें, क्योंकि इसमें कई फैक्ट्स होते हैं टेक्निकल जो कि देखने पड़ते हैं। तो इसके इनको असल में इनकी जो मेन रेमेडी इनको मिल सकती है वो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो जो भी रजिस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, वो आपको कैंसिलेशन के लिए आपको एक सूट फाइल करना पड़ेगा, और उसमें फिर आप आगे जब एक बार आपका वो सूट सक्सीड करे, तो फिर आप आगे अलग प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। जी, तो जिस तरह से हमारे वकील साहब ने आपको मशवरा दिया है, आप अपने जो आपके अपने वकील हैं आप उनसे ज़रूर इस मामले पर बात करें, और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आप इसमें पेशरफ्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कानूनी जानकारी जो है वो हम हासिल कर रहे हैं। वकील साहब, एक बार फिर से आपका हम अपने प्रोग्राम वकील साहब में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, और आपसे हम बेहद जो अहम मालूमात है कानून के बारे में वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, और कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए सर, और कहाँ से? मैं आलम बोल रहा हूँ, मेरठ से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। सवाल करिए सर। जी, हमने जी 2-2.5 साल पहले जी बहन की सिस्टर की शादी करी थी जी। पहले तो उन्होंने जी हमसे लड़के को दिखाया कि बीच की नौकरी लगेगी, जब तक नौकरी नहीं लगी शादी से पहले लगनी थी। तो जो भगा के हमसे जी हमें और घर भी दिखाए, होटल भी है हमारे, कई होटल भी दिखाए थे उन्होंने हमें, और जी फिर हमने शादी कर दी। उसकी शादी के बाद जी उन्होंने लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया जी।
उन्होंने बुलेट, हमने शायद दहेज में, उन्होंने दहेज बहुत ज्यादा जी बुलेट भी दी थी। अभी आप क्या चाहते हैं, आप मुख्तसर तौर पर बताइए सर। मुख्तसर से ये जी हमने उनके खिलाफ केस डाल रखा है जी, लड़की को निकाल दिया उन्होंने, तलाक भी दे रखी है। उन्होंने आपकी बहन को निकाल दिया है? क्या उन्होंने तलाक दिया है? जी हाँ दिया है, और जी मुजरिमों की जमानत होगी बाहर के बाहर ही, और 2 की खारिज होगी, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस ने। ये पूछना चाह रहा हूँ क्या वजह है। ठीक है, हमारे वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। वकील साहब, इनकी बहन का मामला है, शादी की थी और उसके बाद इनकी बहन जो है उनको तलाक भी हो गई है। अब ये इस मामले में कुछ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। मामला मेरठ का है, उत्तर प्रदेश का। आप जो बता रहे हैं, आपने केस फाइल कर रखा है, आपने 498A का FIR डाल रखा है, आप कह रहे हैं? उसको 307 का भी, 307 और 498A का भी 4 है जी। चारों धारा लगा रखी, बलात्कार की भी है जी, वो भी उसके गलत व्यवहार करा उसके साथ लड़की की। चार सेक्शन हैं कि क्या 4 के मुकदमे हैं आप? हाँ जी, दहेज की भी है जी, दहेज भी मांग करते थे, 5 लाख रुपए भी ले लिए, फिर भी लड़की को निकाल दिया उन्होंने। तो ये केस किस स्टेज पे है अभी, कहाँ पे, किस स्टेज पे है जी? उनकी जो बाकी जमानत तो बाहर के बाहर होगी, जेल में न गई, और जो लड़का है, लड़के का भाई है, लड़के का जो भाई है, उनकी जमानत तो खारिज होगी। हाँ, उन्हें पुलिस नहीं पकड़ रही थी। इनकी जमानत खारिज हुए कितना समय हुआ जी? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? आज 36 दिन हो गए पूरे आज। अच्छा जी। तो इसको लेके आप मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन देके कि इनको अरेस्ट कराने के लिए, और पुलिस को की डायरेक्शन किया जाए कि इनको अरेस्ट करे। बाकी हमें लगता है कि इनको जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपने जो आपके करीबी वकील हैं, आप उनसे फौरी तौर पर राब्ता करिए और फिर इस मामले को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अभी हमारे वकील साहब ने आपको इसके ताल्लुक से जानकारी दी है। वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें कानून हमें मदद दे सकता है, लेकिन सही वक्त पर वो मदद नहीं ली जाती है। इसका भी कहीं ना कहीं कुछ पेचीदगियां, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आगे मामलों पर पड़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सही समय पे आपने अगर अपना लीगल राइट जो है, आपका जो हक है, आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया जी, या आपने कोर्ट में जो आपको सूट फाइल करना है या कोई भी आपको अपना केस फाइल करना है, अगर आपने वो सही टाइम पे नहीं किया तो आप लॉ ऑफ लिमिटेशन इसको कहते हैं कि वो लिमिट कर देता है कि आपका राइट तो है लेकिन आपकी रेमेडी खत्म हो गई। तो रेमेडी का एक टाइम पीरियड दे रखा है, वो उसको डिले जब आप ज्यादा कर देते हैं तो कोर्ट ने डिले के लिए फिक्स कर रखा है कि इस चीज के लिए इतना टाइम, इस चीज के लिए इतना टाइम। जैसे अभी एक कॉलर ने कहा, जो अभी कुछ टाइम पहले कॉल किया कि 4 साल से वो उन्होंने सूट फाइल नहीं किया, तो सूट के लिए जनरली 3 साल का लिमिटेशन है। तो हमने कहा कि आप देर कर दिया है आपने, लेकिन आप बात कर लीजिए अपने वकील साहब से। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये लिमिटेशन जब एक बार खत्म हो जाता है तो आपका राइट तो भले कितना भी हो, लेकिन कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि राइट तो आपका है लेकिन रेमेडी बची नहीं। कोर्ट ये प्रिंसिपल ये है कि आप अगर अपने राइट्स के ऊपर सोएंगे तो फिर कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। जी, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर ये बात कही है। और हम एक और बात ज़रूरी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी ने फर्जी FIR करवा दी है और वो पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई फर्जी करवाई है, तब कानूनी तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामलात आजकल देखने में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जैसे FIR फर्जी किसी ने करा दी है या पैसे दे के लिखा दिया है इस तरह से, तो पहली चीज तो होती है, इंसान के पास कई रेमेडीज हैं। तो सबसे पहले तो ये रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट इसके लिए इमीडिएटली जा सकता है आर्टिकल 226 में, और इस FIR की क्वॉशिंग मांग सकता है। क्वॉशिंग मतलब उसको FIR को रद्द कराना। तो क्वॉशिंग का मेनली ग्राउंड होता है, जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते, वो बहुत वकील भी इसमें गलतियां कर देते हैं कि जब मेन उसका क्वॉशिंग का ग्राउंड होता है कि कोई भी ऑफेंस FIR को पढ़ने से मेड आउट नहीं है, और FIR की यहाँ तक अगर सारी बातों को सच भी मान लिया जाए तो भी कोई ऑफेंस उससे बनता ही नहीं है। जो FIR में लिखी हुई हर बातों को अगर हम मान लें सच,
जैसे मान लीजिए किसी ने लोग FIR लिखाते हैं तो बहुत किसी ने फर्जी लिखाया तो उसमें कुछ मान लीजिए इस तरह के शब्द यूज कर दिए कि इन्होंने फर्जीवाड़ा करके हमको धोखा दिया या नुकसान पहुंचाया। तो अब इसको अगर हम सच भी मान लें कि हाँ हमने फर्जीवाड़ा किया और हमने धोखा दिया, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो कोई एक्ट होगा जो कि IPC में जिसके लिए सजा हो। अब फर्जीवाड़ा तो एक अम्ब्रेला टर्म है, तो बहुत बड़ा टर्म है। फर्जीवाड़ा तो बहुत चीजों को कह सकते हैं। ये तो एक आम भाषा में भी लोग कह सकते हैं, कोई झूठ बोलता है या कोई कुछ कहता है कि तुम तो बहुत फर्जीवाड़ा करते हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि FIR को देखने से ही ये समझ में आता है कि इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई ऑफेंस तो इसमें है ही नहीं। और अगर हम इसकी बातों को सच भी मान लें तो भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है। तो इन केसेस में इंसान हाई कोर्ट सीधा जा सकता है आर्टिकल 226 के अंडर कि इस FIR को कॉश कर दिया जाए। और इसी में लोग इंटरिम रिलीफ मांग लेते हैं कि जब तक ये पिटीशन आपके पास पेंडिंग रहेगी तब तक के लिए आप हमको प्रोटेक्शन दे दें अरेस्ट से। तो हाई कोर्ट ये प्रोटेक्शन दे देता है कि आपको अरेस्ट ना किया जाए जब तक हम ये पिटीशन आपकी सुन रहे हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि ये तरीका आपको तब अवेलेबल है कि जब उस फर्जी FIR के तहत आपको गिरफ्तार ना किया गया हो, तब तो आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया गया, फिर आपको जेल भेज दिया गया। इस केस में आप सेक्शन 482 CRPC के तहत आप उसमें भी कॉशिंग के लिए ही जा सकते हैं, लेकिन वो 482 तब का प्रोसीजर है जब ज्यादातर अरेस्ट आप हो गए हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आप इंटरिम रिलीज फ्रॉम कस्टडी मांग सकते हैं, जिसको इंटरिम बेल कहेंगे हम। तो ये 482 का एक प्रोविजन है और दूसरा 226 का प्रोविजन है। तो एक अरेस्ट के पहले, एक अरेस्ट के बाद। तो 482 भी यही है कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कि कोई कानून के जो प्रोसेस है उसका मिसयूज ना करे, तो उसके लिए ये बनाया गया है सेक्शन कि अगर किसी को फर्जी FIR में जिसमें कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है या जिसमें कुछ है ही नहीं दम, तो उसके लिए किसी को जेल भेज दिया गया तो उसको कोर्ट कॉश कर सकता है रद्द करके और फिर आपको छोड़ सकता है। उस बीच में आपको बेल भी दे सकता है, क्योंकि ज्यादातर पिटीशंस डिसाइड होने में कई महीने लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाते हैं, तो तब तक कोर्ट आपको रिलीफ दे सकता है। जी, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे इस वक्त तमाम तर नाज़रीन तक पहुंचाई है। और जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म, वकील साहब का प्लेटफॉर्म, कानूनी मामलों की जानकारी के लिए ही है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कानूनी मसलों का हल, उनका मशवरा आप यहाँ ले सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम सर, आप कहाँ से कॉल किया? अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करिए। हैदराबाद। मेरा सवाल ये है, मेरी बीवी एक बच्चे को साथ लेके आई जब निकाह किया मैं। मेरी बीवी एक बच्चे को साथ लेके आई, उसके बाद में मैं कारोबार कर लिया, मैंने प्रॉपर्टी बना लिया, वो बच्चा बड़ा होके चले गया घर से। जी जी। उसके बाद मैं बाहर रहता, अपने बाप के पास चले गया, फिर आ गया और मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है, दोनों भी। ये आपने दूसरी शादी की थी? जी हाँ, दूसरी शादी की। पहली मुझे लगना नहीं है, ये दूसरी शादी थी। ये आपकी भी दूसरी शादी थी और जिनसे आपने शादी की उनकी भी दूसरी शादी थी? जी हाँ, उनकी भी दूसरी थी। और जब वो शादी करके आई हैं तो उस वक्त एक उनका बेटा भी था? जी हाँ। और कुछ दिनों बाद वो बेटा जो है वो वापस अपने हकीकी वालिद के पास चला गया था? चला गया, हाँ। और अब वो जायदाद में हिस्सा आपसे मांग रहा है? जी हाँ। और अभी आपके इन साहिबा के साथ कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 4 बेटी 3 बेटे हैं। अच्छा, तो वकील साहब, ये भी देखिए अपनी तरह का एक ख़ास मसला आया है जिसमें दोनों की दूसरी शादी हुई थी। जिन खातून से इनकी शादी हुई थी वो अपने साथ अपना बेटा लेकर आई थी, लेकिन बाद में वो बेटा अपने जो उसके रियल फादर थे उनके पास चला गया था। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी में हिस्सा अपने जो स्टेप फादर हैं उनसे मांग रहा है, जबकि इनका कहना है कि इनके ऑलरेडी 7 बच्चे हैं। अब ये उस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो जो सबसे आसान है वो तो आप वसीयत लिख दीजिए। आप वसीयत लिख के आपको जिसको अपनी प्रॉपर्टीज को देना है वो आप दे सकते हैं। और दूसरी चीज, उसका राइट अपने रियल फादर से भी बनता है, तो अपने रियल फादर से भी वो प्रॉपर्टी आगे ले सकता है और मेंटेन करने की बात कर सकता है। तो बाकी आपके लिए तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक वसीयत लिख दें और आपको जिसको जो प्रॉपर्टी अपनी देना है आप वो दे दें।
जी, तो बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने इन्हें इनके मसले का हल जो है वो बता दिया है। और ये अपने जो वकील हैं मकामी तौर पर, चूँकि ये हैदराबाद में रहते हैं, अपने वकील से भी ये रब्ता कर सकते हैं, उनसे कानूनी मशवरा ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम कानूनी मशवरा भी हासिल कर रहे हैं, कानूनी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लगातार कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, हेलो, अपना नाम बताइए, सवाल करिए सर। मैं उनका मामू बोल रहा हूँ, शेख मुख्तार मेरा नाम है जी। हमारे बच्चे को 12 साल बाद में वांटेड में आया था, कोई पेपर वगैरह नहीं था और नाम से ढूंढ के 12 साल में वो यहीं रहता था। उसके बाद में आए लेकर के उसको जामीन कराया, कोई पेपर नहीं, कोई पुरावा नहीं दिया और दूसरे बच्चे को वांटेड में डाला करके वकील ने बताया। अब आप क्या चाहते हैं सर? तो मालूम करना चाहता है उसके लिए क्या होगा रास्ता। आपने कहाँ से कॉल किया है? बम्बई से। जी, आपने मुंबई से हमें कॉल किया है। वकील साहब, कुछ आप इनसे पूछना चाहेंगे? 2 लोगों के नाम ये बता रहे हैं कि वांटेड की लिस्ट में हैं, एक को ले भी गए हैं, क्या ये कुछ इसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, हो सकती ना अभी वो। जी जी सर, आप वकील साहब का जवाब सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब का जवाब सुनिए। असल में ये इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि क्यों नाम वांटेड लिस्ट पे है, वो उसमें क्या है, कोई एफआईआर हुई है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं या क्या है, क्योंकि ये चीजें समझनी पड़ती हैं पहले, तभी कोई जवाब दे सकता है। और इसके अलावा इनका हमेशा, जैसे हम लोग अभी इसके पहले बात कर रहे थे कि किसी के ऊपर अगर फर्जी एफआईआर हो जाए तो वो क्या करे, तो जो रेमेडीज उस केसेस में अवेलेबल हैं कि जैसे हमने बताया आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन के या आर्टिकल सेक्शन 482 सीआरपीसी में, तो वो रेमेडीज इनके पास भी अवेलेबल हैं। अगर इनको लगता है कि इनका केस गलत, इनके ऊपर ये गलत चीजें लगाई गई हैं और इनको गलत तरीके से वांटेड में डिक्लेयर किया गया है, ये उसमें बिल्कुल जा सकते हैं और उसको वो सारी रेमेडीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और सर, इसी सवाल को हम थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे। अक्सर व बेशतर ये भी देखने में आता है कि कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है और आनाकानी भी करती है। ऐसे मामले में जब पुलिस मना कर रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, तब भी क्या कानून एक आम शहरी को कुछ हेल्प मदद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे उन केसेस में जहाँ पे ऑफेंस बनता है और कोई, पहले तो हम ये समझ लें कि ऑफेंस 2 तरह के होते हैं जी। एक ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो वो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करे और जाके अरेस्ट कर सकता है, उसको कोर्ट से कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं है जी। दूसरे ऑफेंसेस वो होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जी। तो जिसमें वो जब तक उसको कोर्ट से वारंट ना आ जाए या कोर्ट से कोई डायरेक्शन ना आ जाए अरेस्ट करने का, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसकी जब जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जी। और एफआईआर ज्यादातर हम आमतौर पे उसके लिए यूज करते हैं या कानूनी तौर पे जो जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि जो भी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन दे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको रजिस्टर करें एज एन एफआईआर, और वो मना नहीं कर सकते उस चीज के लिए। अदरवाइज उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने बताया उनको कि हुआ है या उसकी इंफॉर्मेशन दी और उसको उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो जब भी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कहेंगे हमको एफआईआर उससे हम उसका मतलब समझेंगे। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है जी। तो अब यहाँ पे अगर पुलिस ने मना कर दिया, ललिता कुमारी का केस है, उसके बावजूद भी तमाम लॉज हैं फिर भी रोज तो फॉलो नहीं होते वो,
बिल्कुल। तो अगर उसके बाद भी पुलिस ने मना कर दिया कि हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, या मान लीजिए बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले गलत तरीके से कभी पैसे मांगने लगते हैं या और कुछ हैरेसमेंट करते हैं या मना कर देते हैं या डांट के भगा देते हैं, तो उन केसेस में लोगों के पास ये सबसे पहला ऑप्शन है कि वो 154 सेक्शन है एफआईआर का सीआरपीसी में, और 154(1) में एफआईआर लॉन्च होती है। अगर उन्होंने उसमें मना कर दिया तो 154(3) में एसएसपी जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनके पास कोई भी इंसान अपनी सारी डिटेल लिखते हुए, पूरा ऑफेंस के बारे में सब कुछ सारा नरेशन देते हुए, ये बताते हुए साथ साथ कि हम पुलिस थाने में कब गए और किस दरोगा ने क्या हुआ और किसने इन्होंने लिखने से मना कर दिया, उसमें वो 154(3) में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से ये प्रे कर सकता है, उनसे ये गुजारिश कर सकता है कि आप एक डायरेक्शन दे दें कि एफआईआर हमारे मामले में लिखा दी जाए। मान लीजिए कि एफआईआर उसके बाद भी नहीं लिखी जाती है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी भेजने के बाद भी कुछ नहीं होता है, जो दिया उधर कोई जवाब ही नहीं आता है, या वो इनकार कर देते हैं लिखाने से, तो उस केस में ऑप्शन है कि जो ज्यादातर जो यूज करना ही पड़ता है वो है 156(3) में, सेक्शन 156 सीआरपीसी का है, उसका क्लॉज 3। उसमें हम मजिस्ट्रेट के पास, ज्यादातर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाना होता है, लेकिन सेकंड क्लास के पास भी कुछ केसेस में हम लोग जा सकते हैं जहां पे उसको स्पेसिफिकली इस बात की पावर दी गई हो। तो मजिस्ट्रेट के पास हम जाके ये 156(3) का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि हमारे ये फैक्ट्स हैं, हमारे ये सिचुएशन के अंदर भी हमने सारे प्रोसीजर अपनाए। 154 में हम पुलिस थाने में अप्रोच किया, एसएसपी को अप्रोच किया, उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया, और इस हालत में हम मजिस्ट्रेट से ये प्रेयर कर सकते हैं कि आप इसमें एफआईआर लिखाने का डायरेक्शन कर दें। जी, तो शाश्वत जी, बहुत बहुत अहम जानकारी आपने इस वक्त हमारे नाज़रीन को दी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है एक आम शहरी के लिए कि उसको कानून ने कितनी सारी सहूलियात दी हैं। सिर्फ उसको उनके बारे में एक तो मालूमात होनी चाहिए, बेदारी होना चाहिए, और उनको ख़ुद हासिल करने के लिए भी आपको ही आगे आना पड़ेगा। कानून आपकी मदद के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर इसीलिए है ताकि आप कानून के बारे में जो भी जानकारी हासिल करना चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज चूँकि अब वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, हम अपने वकील साहब एडवोकेट शाश्वत आनंद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से कि उन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पर तमाम तर ज़रूरी जानकारी देने के लिए, हमारे कॉलर से बात करने के लिए। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।